आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन का पार्ट मैंने आपको बता दिया। रिफ्लेक्शन के पार्ट में जितने भी न्यूमेरिकल्स थे उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कराए और बाकी के न्यूमेरिकल्स आपको खुद से घर पे करने होंगे। अब हम आगे चलते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट में रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है। तो आप अगर ये चीज़ देख चुके हैं इंट्रोडक्शन में तो आपके लिए यूजफुल, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन को पार्ट देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि मैंने आपको रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, और कहा था कि अब इसके आगे की डीप नॉलेज आपको जब आपका सिलेबस में आगे मैं बढ़ूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अब वो समय आ गया है कि मैं आपको रिफ्रैक्शन से इंट्रोड्यूस कराऊं। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस था मैंने आपको बताया। जैसे सपोज अगर किसी मिरर पे आप क्या कर देते थे, पॉलिश कर देते थे, तो चूंकि पीछे वाला हिस्सा क्या होता था, कवर्ड होता था पॉलिश से, तो आगे से अगर कोई भी लाइट आती थी तो यहाँ पे इंसिडेंट करने के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती थी, क्योंकि पीछे मिरर लगा हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेनन आपने क्या किया, पढ़ा। अब रिफ्रैक्शन में चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। अलग किस तरीके से हो जाती हैं कि अगर किसी मिरर में अगर आप किसी लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक स्ट्रेट प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, तो प्लेन मिरर से जैसे ही अगर आप कोई लाइट पास कराते हैं ना, तो लाइट पास कराते हैं तो लाइट इस मिरर को क्या करके पास करके दूसरी तरफ चली जाती है, यानी दूसरी तरफ की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो अब इसी चीज को हमको समझना है कि दूसरी तरफ आगे कैसे बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जब आगे बढ़ती है तो क्या होता है। इसके लिए कुछ आपको लाइट के कुछ फिनोमिनन्स यानी कि उसके नेचर के बारे में पता होना चाहिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, लाइट हमेशा क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपने क्लास 6 में किए होंगे। अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे किया था वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि आप एक क्या करते थे, कपबोर्ड लेते थे, एक कार्डबोर्ड लेते थे, कार्डबोर्ड में आप एक छोटा सा छेद करते थे, यानी कि उसको ब्लॉक करते थे। अब ब्लॉक करने के बाद यहाँ पे आप क्या करते थे, एक दूसरा कार्डबोर्ड लेते थे, उस दूसरे कार्डबोर्ड के और एक मोमबत्ती लेते थे, तो मोमबत्ती जलाते थे और जो आपका कटा हुआ कार्डबोर्ड था उस मोमबत्ती के सामने हम क्या करते थे, रखते थे। और जो तीसरा कार्डबोर्ड जो कि बिना कटा हुआ था उसके ऊपर आप जब देखते थे तो मिरर की जो लाइट पड़ती थी वो उस ब्लॉक से क्या करती थी, उसकी तरफ जाती थी, जिससे एकदम सीधी जाती थी, यानी कि जहाँ पे ब्लॉक हुआ होता था उसी के ठीक उसकी रोशनी क्या करती थी, पड़ती थी। जिससे आप ये अनुमान लगा के कहते हैं कि फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन मोड, ठीक है, यानी कि लाइट हमेशा क्या, सीधी डायरेक्शन में चलती है। बेसिक चीज है, कैसे आप पता करेंगे ये चीज मैंने आपको प्रूफ करके मतलब मैं दिखा दिया, बता दिया कि क्लास 6 में आपने कैसे किया था। अब आप ऐसे आपको अच्छे से पता है लाइट क्या करती है, स्ट्रेट चलती है। तो लाइट स्ट्रेट चलती हुई किसमें, एयर में, जब तक कि उसको कोई दूसरा मीडियम नहीं मिला। स्ट्रेट चलने का मतलब नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट ही चलती है, जब तक उसको कोई बाउंड्री नहीं मिलती, यानी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब तक वो क्या करती रहती, सीधी की सीधी जैसे चल रही है वैसे चलती जाती है। लेकिन जैसे ही उसको कोई बाउंड्री कंडीशन, कोई उसको रोकने वाला मिल जाता है, फिर उसकी स्पीड के साथ उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। वो कैसे, ये चीज हम आपको यहाँ से रिफ्रैक्शन के पार्ट में समझेंगे। तो रिफ्रैक्शन को सबसे पहले समझने के लिए रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन क्या होती है ये समझ लेना अनिवार्य है। तो रिफ्रैक्शन की डिफिनीशन मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई भी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए, एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए, यही फिनोमेनन रिफ्रैक्शन कहलाता, रिफ्रैक्शन कहलाता। रिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट था, यानी जिस मीडियम से गई है उसी मीडियम में वापस आ जाती है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता था। बाउंस बैक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे क्या करती है, वो मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब लाइट यहाँ से गई और पार कर गई यहाँ पे इसको, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। इंग्लिश में इसको कैसे कह सकते हैं, when a light passes from one medium to another medium then this type of phenomenon is known as the refraction. When light passes from one medium to another medium, ठीक है, आफ्टर बेंड करके जाती है, तो आप इसको कई तरीके से डिराइव कर सकते हैं, कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब केवल ये होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब
रिफ्रैक्शन के लिए आपको अच्छे से पता होगा, जैसे कि मैंने आपको क्या दिखाना है, एक आप क्या कर लीजिए, एक ग्लास स्लैब ऐसे कंसीडर कर लीजिए। ग्लास स्लैब जैसे ही आपने कंसीडर किया तो यहाँ से आपने लाइट क्या कराई, इंसिडेंट कराई। ये क्या है आपकी इंसिडेंट लाइट है। अब इंसिडेंट लाइट थी और ये जहाँ लाइट अभी चल रही है ये कौन सा मीडियम है, एयर है, यानी कि यहाँ पूरा क्या है, एयर भरा हुआ है। और ये आपका क्या है, ग्लास है। तो ये एयर मीडियम था और ये मीडियम कौन सा है, ग्लास है। यानी लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। पीछे इसको कोई रोकने वाला नहीं है, यानी कि हमने पॉलिश नहीं लगा रखा है तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसको पार करके कहाँ चली जाती है, दूसरे मीडियम में चली जाती है। अब दूसरे मीडियम में जाते समय इसके साथ कुछ होता है, वो बेंड हो जाती है, यानी कि स्ट्रेट नहीं जाती। फिर मैंने आपसे अभी बताया ना कि वो स्ट्रेट नहीं जाती, वो क्या हो जाती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, बेंड करने का कारण क्या है, तो आप एक चीज समझिएगा कि अगर आप किसी बाइक को, अगर आप बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाती होंगी, तो अगर आप किसी बाइक को लेके बहुत तेजी से अगर कहीं चले जा रहे हैं, आपको खाली रास्ता मिला, आप जितना तेज चला सकते हैं आपने चलाया, लेकिन एक जैसे ही भीड़ की जगह आपको सामने दिख जाती है तो फिर आपको अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है। क्योंकि अगर भीड़ में उतनी तेजी से जाएंगे तो आप दूसरों को भी मार डालेंगे और आपके बीच आज कुछ होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपनी स्पीड को स्लो करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब लाइट आ रही होती बहुत तेजी से और दूसरा मीडियम इसको मिलता है तो ये क्या हो जाती है, उससे टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। किसी बॉल से कहीं पे अगर आप स्ट्राइक करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉल की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर आप किसी मान लीजिए पत्थर से या फिर किसी वॉल से टकरा के बॉल को लाते हैं तो वो तो वापस आ जाती है। लेकिन जब सपोज दैट अगर आप किसी पानी में फेंकते हैं बॉल को, ठीक है, पानी क्या होता है, पानी मतलब इतना हार्ड होता नहीं, तो पानी को आप क्या करेंगे, पानी के अंदर कोई भी किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई बॉल बहुत तेजी से फेंकें तो वो अंदर की तरफ जाती तो है, अंदर की तरफ जाती तो है, लेकिन फिर से वापस आ जाती है, वो उसका अपना नेचर है। बट अंदर जाती है तो स्पीड वही रहती है क्या जो कि एयर में उसकी स्पीड थी। तो आप कहेंगे नहीं, उसकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है, उसकी स्पीड में चेंज हो जाती है, यानी कि पानी में उसका स्पीड कम हो जाता है, यही आप कहेंगे। वही मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हाँ एकदम सही है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी लाइट को एयर मीडियम से उससे हार्डर मीडियम में, यानी कि पानी या ग्लास या फिर डायमंड या किसी ऐसे मीडियम में आप पास कराना चाहते हैं जहां से लाइट आसानी से पास कर सकती हो, तो पास कराएंगे तो उसकी स्पीड के ऊपर डिफरेंस आता है, यानी उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। जैसे कि वो पहले रह रही होती है उससे स्पीड क्या हो जाती है, उसकी बदल जाती है। अब कितनी बदलती है वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के ऊपर जिसमें से आप पास करा रहे हैं। वो अगर ग्लास है तो अलग है, पानी होगा तो अलग तरीके से करेगा। ग्लास में भी किस तरीके का ग्लास है, कुछ क्रिस्टल ग्लास होते हैं यानी कि एकदम प्योर्ड ग्लास होते हैं, कुछ हार्ड ग्लास होते हैं, कुछ सॉफ्ट ग्लास होते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर, लेकिन पास करेगा इसकी गारंटी है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने यहाँ से बेसिकली क्या जाना, ये जाना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है जब तक कि उसे कोई बाउंडेशन न मिल जाए। जैसे ही बाउंडेशन मिलती है वो लाइट क्या करती है, अपने आप को बेंड कर लेती है। अब बेंड करके ये ऊपर भी जा सकती थी, बेंड करके ये नीचे भी आ सकती थी। ऐसा उसने क्यों किया, नीचे क्यों गई, ऊपर क्यों गई, ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, जैसा कि आपको रिफ्लेक्शन में समझ में आया था। आपको बस छोटी छोटी चीजों को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको नोट करके दिमाग में रखते हुए चलना, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। रिफ्लेक्शन जैसा ही रिफ्रैक्शन है, बस डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्शन में चीजें वापस आ जाती थी, यहाँ पे दूसरी तरफ चली जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला पार्ट जिसमें कि अब यहाँ पे भी कुछ रिफ्लेक्शन के जैसे कुछ नियम थे, वैसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ नियम होते हैं। रिफ्रैक्शन के नियम क्या होते हैं वो सुनिएगा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, याद रखिएगा। अभी रिफ्लेक्टेड नहीं रहा है, ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया। यानी जो रिफ्रैक्ट की गई लाइट होती है ये क्या होती, कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो कांस्टेंट होती है, किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्नेल। ठीक है, तो स्नेल्स का यह क्या है नियम है, स्नेल्स ने यह बताया था कि अगर आप इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड के एंगल को आप जज करते हैं तो उन दोनों को रेशियो से डिवाइड, मतलब एक दूसरे से डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। अब ये बात आती है कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है।
कांस्टेंट का मतलब समझ में आता है आपको? कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, दो, यानी कि 2 नंबर अगर आप मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा कहते हैं, ये कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं। अगर मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा, आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब अगर क्लास 2 के बच्चे को भी अगर 2 दिखा के कहेंगे कि दिस इज 2 तो कहेगा यस दिस इज 2, लेकिन अगर उसी 2 को अगर आपने कहीं 3 कह दिया ना तो फिर वो आपकी जान खा जाएगा, कहेगा कि नहीं मुझे ये 2 पढ़ाया गया, ये 2 है, ये 2 है, और वो किसी न किसी तरीके से प्रूफ करके दिखा देगा आपको, किसी से बता के, किसी से कुछ करके वो सिद्ध कर देगा कि आप गलत थे और ये 2 ही है। यानी कि कांस्टेंट था, यानी कि जो भी चीजें थी फिक्स थी, उसमें आप कोई सा भी डिफरेंस नहीं कर सकते अलग से स्टेटमेंट लाके। लेकिन जस्ट सपोज दैट एक्स को अगर आपने मेंशन किया है तो एक्स की जगह पे किसी ने कह दिया एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, किसी ने कह दिया नहीं एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे, क्या प्रॉब्लम है? एक्स क्या है? एक वेरिएबल है ना। वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो इधर उधर डिफर करता है, यानी कि कभी इधर कूद के गया कभी इधर कूद के गया, तो कूदते रहे भाई, उसी को वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पे जो चीजें आती हैं वो कांस्टेंट आती हैं। अब ठीक है, ये तो आपको कांस्टेंट का मतलब समझ गया। रेशियो कांस्टेंट आता है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, उन्होंने ये देख रखा होगा या फिर स्कूल में लिख रखा होगा साइन आई बाई साइन आर, तो उसके लिए कंफ्यूज होंगे, नहीं नहीं हमने साइन आई बाई साइन आर पढ़ा है। साइन क्यों यूज किया जाता है बाबू, ये चीज आप ध्यान से समझिए। साइन का मतलब क्या होता है? आई क्या है यहाँ पे? जब हम किसी चीज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने जो बात की, यहाँ पे हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो क्या है? एंगल है। क्या है? एंगल है। तो अगर आई बाई आर की जगह पे मान लीजिए आपने कहीं रख दिया, आई की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, आर की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब आप इज इक्वल टू कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइए? 30 डिग्री 45 डिग्री इसको आप नहीं काट सकते ना कि हाँ 30 डिग्री बाई 45 ले आओ, 5 से क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। नहीं, डिग्री को आप नहीं कट कर सकते, डिग्री की वैल्यू पता करनी पड़ती है, और वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करता पड़ता है। इसी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का केवल यही इस्तेमाल है कि जहां पे एंगल ऑपरेट हो जाता है तो एंगल को हम सॉल्व कैसे करें? एंगल को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, एंगल को केवल मेजर किया जाता है। तो एंगल को सॉल्व करने के लिए हमने एक चैप्टर इन्वेंट किया, उस चैप्टर को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब वो अलग अलग उसके फिनोमेनन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, अलग तरीके से उसको मेजर करते हैं। साइन स्क्वायर, थीटा, कॉस स्क्वायर, ये सब कुछ मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे जो कुछ मेजर करेंगे वो हम एंगल को मेजर करेंगे। तो एंगल के ऊपर हम किसी भी ऑपरेशन को, यानी कि किसी ऑपरेटर को क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे, तभी कुछ रिजल्ट आएगा। अब साइन 30 की कुछ वैल्यू होगी, साइन 45 की कुछ वैल्यू होगी, जो रिजल्ट आएगा सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या मिलेगा? तब कांस्टेंट मिलेगा। यानी कि 30/45 को सॉल्व करने के बाद आपको कांस्टेंट नहीं मिलने वाला। मेरा केवल मतलब आपको यही था, ठीक है, बस समझाने का। तो ये रहा स्नेल लॉ, जिसमें कि उन्होंने कहा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल का अगर आप रेशियो लेते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो कांस्टेंट आता है। बेस अभी भी मेरा मैंने आपको अभी नहीं बताया कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं केवल इधर उधर की बातें आपको बता रहा हूं जो कि यूजफुल है आपके लिए। पता चले मैंने बेस बता दिया और आपको इधर उधर की बातें पता ही नहीं है, साइन क्या होता है, ये हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, कांस्टेंट क्या होता है, फिर कोई मतलब नहीं आपका पढ़ने का, छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, यही मैं कह सकता हूं। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट में मैं यही कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां से जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल मान लीजिए यहां से 30 डिग्री बना हुआ है और ये रिफ्रैक्टेड एंगल है तो ये आपका 45 डिग्री बना हुआ है, जस्ट सपोज दैट। तो ये 30 डिग्री और ये क्या है? 45 डिग्री है। लेकिन अब वही कहा गया है कि अगर आप यहां पे ले लें और यहां पे ले लें तो एक दूसरे के साथ क्या कर जाए? डिफर कर जाए, ऐसा नहीं होता। यही चीज है कांस्टेंट का मतलब, ठीक है। ये हमेशा वैरी करेगा, यानी कि जहां कहीं भी आप मेंशन करेंगे इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल को एक दूसरे को रेशियो के साथ, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। यानी एक बार जो आ गया वही हर जगह के लिए होगा। 4 सेंटीमीटर दूरी से अगर आपने एंगल को मेजर किया तो भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं फिर से बताता हूं आपको। ये वाला पार्ट जैसे कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन में देखिएगा यहां से अगर कोई आप एंगल बनाते हैं, यहां से कोई आप एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां से एंगल बनाएंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, या फिर यहां से एंगल बनाएंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, यहां से एंगल बनाएंगे तो एंगल चेंज होगा। एंगल क्या है? हर जगह क्या है? सेम है, वो कहीं बदलने नहीं वाला, ये कहीं बदलने नहीं वाला। ठीक उसी तरीके से इसका भी एंगल क्या होगा? सेम होगा, कहीं बदलने नहीं वाला। वही मैं कह रहा हूं कि जब दोनों का अब क्या करेंगे? रेशियो लेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? कांस्टेंट आता है, वो वैरी नहीं
करता कि हाँ उसकी स्पीड ज़्यादा थी तो वो वेरी कर गया, उसका रेडिएशन ज़्यादा था तो वेरी कर गया, वो वेरी नहीं करता। ये बेस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिफ्रैक्शन के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन के लिए मैंने आपसे बताया था व्हेन लाइट पासेस थ्रू द मिरर, प्रिंसिपल एक्सेशन एटसेट्रा, बताते समय मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता होगा फिर आपको फिगर्स बनाने नहीं आएंगे, वही आपके सामने हुआ होगा अगर आपने उस चीज़ों को ध्यान से मजाक में ले लिया होगा कि हाँ ठीक है ऑनलाइन चल रहा है, कोई बात नहीं, मजाक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मजाक में लेके चलिए। लेकिन जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छे परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें कि मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के लिए ये सब बेसिक चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन आई समझना, साइन आर समझना, कॉन्स्टेंट समझना, ठीक है, 30-45 डिग्री की जो मैंने बात की वो समझना, ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जाने के बाद जैसे ही उसको कोई बाउंड्री मीडियम मिलता है वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद किसी बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया कि मुड़ने के बाद क्या ज़िगज़ैग चलने लगती है, नहीं, मुड़ने के बाद फिर से वो स्ट्रेट लाइन में चलती है। यानी कि जितना बेंड हुई थी ना, मान लीजिए ऐसे जा रही थी फिर इतना बेंड हो गई, अब बेंड होने के बाद फिर ऐसे सीधे चलने लगती है। फिर मान लीजिए कोई आया तो यहाँ से बेंड होकर ऐसे सीधे चली जाएगी, फिर यहाँ पे कोई आया ऐसे बेंड हो गई, फिर ऐसे सीधे चलने लगे। यानी जितनी बार बेंड होगी हमसे उससे मतलब नहीं है, बेंड होती है उसके बाद भी क्या जाएगी, सीधी जाएगी, लेकिन जिस तरफ बेंड हुई है उस डायरेक्शन में क्या करती है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। ये है रिफ्रैक्शन का बेस, ठीक है, जिसमें आपको स्नेल्ला मैंने बताया, ये आपको नया मिलेगा, ये आपको अलग से दिख रहा होगा कि हाँ ये क्या है, तो कुछ नहीं है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का अगर आप रेशियो लेते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा कांस्टेंट आता है, बस यही ये बताता है, इसके अलावा इसके बारे में ये कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको पार्ट बताने जा रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।